हेलो टू हाई एंड एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, वट एवर यू कनेक्टेड विद। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज चेक करके बताओ एक बार। सभी आवाज चेक करो, देखो कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारा डेली मॉक चल रहा है स्वर्गीय श्री बालेराम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, इसका जो है आज 9th क्लास और 10th क्लास का कॉमन मॉक है। इस मॉक में आप लोगों को पता है 10 मैथ्स क्वेश्चन, 10 इंग्लिश और 20 जीके क्वेश्चन और 10 हिंदी क्वेश्चन, यानी कुल मिला के हमारे 50 क्वेश्चन का मॉक होता है। डेली एक क्लास का मॉक मिलता है और रोज शाम को 7 बजे लाइव आकर हमारे साथ जुड़िए और इन मॉक का सोल्यूशन लीजिए। जो आज हमारा मॉक होने वाला है, ये मॉक है क्लास 9 और 10th का। ठीक है भाई, तो आज का मॉक शुरू करते हैं। हाँ जी, आज का मॉक शुरू करने से पहले हम जरा थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हमारी आरएमसी, आरएमएस सैनिक और नवोदय एनडीए, इनकी जो है कोचिंग की प्रिपरेशन होती है। तो अगर आप कोचिंग में आने के लिए इच्छुक हैं, तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं, तो एक बार संपर्क जरूर करें और हमारे साथ जरूर जुड़िए। एक बार आप कैंपस आके विजिट करें और यहाँ का माहौल देखिए और खुद फील करेंगे कि आप क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है भाई, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पहले 10 क्वेश्चन मैथ के क्या करते हैं मैं, चलो जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 अपॉन, सॉरी ये 34 नहीं है, ये 32 है, इसको 32 करो। ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है। 32 अपॉन 243 की होल पावर माइनस के 4 अपॉन 5। ठीक है जी। अब ये पावर नोटेशन दे रखी है, तो हमें जो ब्रैकेट के अंदर है इनका भी क्या बनाना पड़ेगा, पावर ही बनाना पड़ेगा। तो 32 को हम फैक्टर करो। 32 के क्या फैक्टर होंगे? 32 के फैक्टर होंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी कि 2 की पावर 5। ऐसे 2 4 3 के जो फैक्टर होंगे, देखो लास्ट में 3 आ रहा, 2 से तो कटने का नहीं। अब इन जोड़ के देखो 3 4 7 2 9, यानी किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 और 3 जा 243, यानी कि ये क्या होगा? 3 की पावर 5। अब जो हमारा 32 अपॉन 43 आया, इसे लिखेंगे हम 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, और इनकी होल पावर जो है हमारी 4 अपॉन 5 है। एक आपको बेसिक सा फॉर्मूला बताना चाहूंगा, x की पावर n की पावर m है, तो इसका मतलब होता है x की पावर mn, यानी कि पावर की हमेशा पावर के साथ क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। पावर की पावर के साथ हमेशा क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई माइनस के 4 अपॉन 5 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू माइनस के 4 अपॉन 5। ये 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, यानी कि ये आ गया हमारा 2 अपॉन 3 की पावर माइनस 4। और जब पावर माइनस में हो तो इसका काम, बेस का क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो, पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। यानी 3 अपॉन 4 की 3 अपॉन 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई क्या है, जब हम कोई पावर नोटेशन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। उससे भी पता लगता है कि ये किसकी पावर है और कितनी पावर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। चलो क्या कह रहा है। A shopkeeper purchased 100 blankets at Rs 2000 each, यानी 2000 रुपए का एक ब्लैंकेट खरीदता और कितने? 100 ब्लैंकेट खरीदता है। He found that 10 blankets were defective, उनमें से क्या पाया गया? 10 ब्लैंकेट कैसे हैं? डिफेक्टिव है, खराब है। And he sold these at Rs 1200 each, यानी कि 1200 रुपए का एक बेच देता है जो डिफेक्टिव कंबल है। उसके बाद कहता है at what rate should he sell the remaining blankets to gain 14% on the whole transaction, यानी कि होल ट्रांजैक्शन में कितना लेना है? 14% का प्रॉफिट लेना है। तो सबसे पहले हमें होल सीपी निकालना पड़ेगा। टोटल सीपी कितना होगा? सीपी क्या होता है? जिसमें कोई चीज खरीदते हैं, टोटल सीपी। टोटल सीपी होगा हमारा 2000 रुपए का एक कंबल है और हमने कितने खरीदे? 100 कंबल, यानी 2 लाख रुपए। 5 0, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या आ गया? सीपी आ गया। ठीक है जी।
उसके बाद उसने कहा टोटल कितना प्रॉफिट लेना है, 14% का प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट परसेंट कितना दे दिया उसने, 14%। तो टोटल एसपी कितना आ जाएगा यहां से, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 114 दूनी 228, 3 जीरो, यानी 2,28,000 रुपए का उसने कंबल बेचने हैं सारे के सारे। यानी कि टोटल जो एसपी हमारा 2,28,000 रुपए आना चाहिए। लेकिन उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, 10 ब्लैंकेट डिफेक्टिव निकल गए। 10 ब्लैंकेट क्या हुआ, डिफेक्टिव निकल गए। जो उसने कितने बेचा, 1200 रुपए का एक बेचा। तो 10 ब्लैंकेट एसपी निकाल दो। 10 ब्लैंकेट एसपी कितना हो जाएगा, एक कंबल उसने 1200 का बेचा, तो 10 कंबल कितने के बेच देगा, 12,000 रुपए के। ठीक है जी। अब कंबल कितने बचे उसके पास, 90 कंबल बचे। रिमेनिंग ब्लैंकेट्स कितने रह गए उसके पास, 90 ब्लैंकेट्स रह गए। ठीक है जी। अब ये इसने 12,000 रुपए के बेच दी, तो रिमेनिंग एसपी कितना आएगा, 12,000 को सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, यानी कि 2,00,000 और 16,000। 2,16,000 में से कितने कंबल बेचने हैं, 90 कंबल बेचने हैं। तो बाकी कंबल्स का हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। बाकी कंबल्स का क्या निकालना है, एसपी। तो रिमेनिंग जो एसपी होगा हमारा, रिमेनिंग एसपी होगा जी 2,16,000। इतने में कितने कंबल बेचने हैं, 90 कंबल बेचने हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36। यानी जो रिमेनिंग 90 कंबल है, कितने के 2400 रुपए का एक बेचना पड़ेगा। यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार समझो क्या कहना चाह रहा है। एक दुकानदार 100 कंबल खरीद कर लाया, 2,000 रुपए का एक कंबल खरीदा उसने, यानी कि टोटल कितने का खरीदा उसने, 2,00,000 रुपए के कंबल खरीदे। ठीक है जी। उसे क्या करना है, इस पूरे ट्रांजेक्शन पर 14% का लाभ लेना है। यानी कि कैसे नहीं करके उसे ये 14% का लाभ 2,28,000 रुपए के बेचने हैं। 2,28,000 रुपए के सारे कंबल बेचने हैं। लेकिन उसने क्या, उसके साथ क्या हुआ, 10 कंबल डिफेक्टिव निकल गए। तो 10 कंबल से कितने के बेचने पड़े, 12,000 रुपए के बेचने पड़े। जब 10 कंबल उसने 12,000 रुपए के बेच दिए और टोटल से कितना लाना है, 2,28,000 लाना है। तो जो रिमेनिंग एसपी हमारा क्या हुआ, 2,16,000। रिमेनिंग एसपी 2,16,000। और 2,16,000 में कंबल कितने बच रहे हैं, कंबल बच रहे हैं 90। यानी कि एक कंबल का हमें एसपी निकालने के लिए 2,16,000 रुपए को कितने 90 से भाग करना पड़ेगा, और हमें कितने का 2,400 रुपए का एक कंबल बेचना पड़ेगा। तब जाके हमारा 14% का प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वालों क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1,800 रुपए पर एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपए है, वर्षों में समय ज्ञात करिए। ठीक है जी। प्रिंसिपल कितना दे दिया हमें, 1,800 रुपए। इंटरेस्ट कितना दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट 378 रुपए। यहां से अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 2,178 रुपए। 2,178 रुपए, क्योंकि जो हमारा अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, 2,178 रुपए। आप लोगों को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का A is equal to P into 1 plus R upon 100 की पावर N या T, या N क्या है, टाइम है। तो वैल्यू पुट करो, 2178 is equal to 8,001 प्लस रेट कितनी थी, 10% अपॉन 100 की पावर N। अब ये 2178 अपॉन 80 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 की होल पावर N। ठीक है जी। तो यहां कितने से डिवाइड करें, 9 से कट रहा है,
18 से कट रहा पूरा, 18 बन जा 18, कितने बच गए 18 टू जा 36, 18 बन जा 18 और 18 बन जा 18, यानी कि यह आ गया 1 to 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 की होल पावर n। तो ये किसका है 11 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, 11 अपॉन 10 की होल पावर n। जब बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो पावर की क्या होती है कंपेयर होती है, पावर की क्या होती है कंपेयर। तो पावर की जो कंपेयर होगी n इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 2 years, यानी कितने साल आ गए 2 साल आ गए, n इज इक्वल टू 2 years। देखो क्या था भाई, प्रिंसिपल दे रखा 1800 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा 378 रुपए, यानी कि अमाउंट कितना होगा हमारा 2178 रुपए। यहाँ पे हमें रेट दे रखी 10% और निकालना क्या है हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। तो सीधा सीधा एक तो बेसिक फॉर्मूले से हो गया। अगर इसमें मैं थोड़ा सा कुछ और आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूँ क्या होगा, देखो प्रिंसिपल कितना दे दिया पी हमें 1800 रुपए दे रखा है, रेट कितनी दे रखी है 10%, 10% का मतलब 1/10। अगर हम इससे निकालें पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा 1800 रुपए का 1/10, यानी कितना आया 180 रुपए। ये पहले साल का हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। दूसरे साल के लिए क्या आ जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर है, फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर सेकेंड ईयर क्या आ जाएगा, देखो जो पहले साल ब्याज मिलता है वो तो मिलेगा ही, और पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा का 1/10, यानी कितना 198। ठीक है जी। अब दोनों साल के ब्याज आप ऐड करके देखो 180 प्लस 198, तो 8 8 9 17 378। यही हमें सवाल में क्या दे रखा था ब्याज दे रखा था, यानी कि हमारा टाइम कितना आएगा 2 साल आगे। ये 2 साल हमें निकालने थे, टाइम पूछा था हमसे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और एक बेसिक फॉर्मूला होता है इससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखो, भाई आप लोग रोजाना क्लास तो देख रहे हैं और अपना फीडबैक भी दे रहे हैं, अच्छे से ऐसे ही फीडबैक देते रहे और कमेंट करके जरूर बताते रहे। दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 36 है। लेट टू इंटीजर्स is x and y, x and y. The difference between two positive integers is 36. इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे दिया हमें कितना x माइनस वाई इक्वल टू 36। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। द कोशेंट व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय द अदर इज 4। जब पहले इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया जाता है तो कोशेंट कितना मिलता है 4 मिलता है। इंप्लाइज दैट यानी x इक्वल टू कितना है हमारा 4y, x इक्वल टू कितना है 4y। देखो अगर यही से हम ऑप्शन चेक करें 12 चौक 48 नहीं आ रहा, 4 टाइम्स केवल एक ही ऑप्शन है हमारा कौन सा ए, तो आंसर हमारा ए हो गया। लेकिन अगर हम सोल्व करने वाली बात आती है, सोल्व करते हैं, चलो x की वैल्यू कहां पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में 4y माइनस y इज इक्वल टू 36, 3y इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 12, और जब y 12 है तो x इज इक्वल टू हमारा कितना है 4y, यानी कि 4 into 12 इज इक्वल टू 48, तो x कितना आ गया हमारा 48 आ चुका है। तो x की वैल्यू 48 एंड y की वैल्यू 12। आ रहा अभी समझ में, कमेंट करके बताते रहो, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दी गई संख्याओं को सीधे किए गुणा बिना ही हमें इन्हें सोल्व करना है, यानी कि हमें इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है जैसे हम छोटी क्लास में करते थे 103 मल्टीप्लाई 106। ये वाला मेथड हमें नहीं लगाना है, हमें क्या करना है आइडेंटिटी यूज करनी है। क्या करनी है आइडेंटिटी यूज, कैसे 103 को क्या लिखेंगे 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 6। ठीक है जी। अब मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी बताई है, नहीं बताई हो तो देख लो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी।
ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये आती कहां से है, इसे मैं अगर आपको सोल्व करके दिखाऊं, चलो करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स और प्लस के ए बी, यानी पहला इसकी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स यहां से प्लस एक्स कॉमन लो, ए प्लस बी और प्लस के ए बी। ठीक है भाई, तो हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी, यानी 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 प्लस 639,900 और प्लस 18, और जब इन्हें ऐड करेंगे तो 10918 10918, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, एक छोटी सी बेसिक आइडेंटिटीज है जो हमारी 9th क्लास में यूज होती है। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वालों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा find the value of p cube minus 8y cube if p minus 2y is equal to 2। p minus 2y is equal to 2। हमें क्या निकालना, p cube minus 8y cube। अब अगर हमारे पास a माइनस b है और हमें a क्यूब माइनस b क्यूब निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करके तभी तो a क्यूब या b क्यूब आएगा। तो क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जब p माइनस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3ab इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। अब p क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस के 6 p इंटू वाई, और p माइनस 2 की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 8। हमें वैल्यू फाइंड करनी है p क्यूब माइनस 8y क्यूब, तो p क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस 6 इंटू 6py 6py, py की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू 8। p क्यूब माइनस 8y क्यूब 8 माइनस 48, यानी इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस के 40, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक बार चेक करते हैं, टाइपिंग में बहुत ज्यादा एरर हो रही है, देखना पड़ेगा क्या चलता है। p माइनस 2, पंकज क्या कर रहे हो भैया, टाइपिंग में कैसे गड़बड़ कर रहे हो, सही करो इसे, आगे से ध्यान रखना। क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, p माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो क्यूब ऑन बोथ साइड a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है जी, और इंटू, अरे सॉरी मेरी ही गलती है, सॉरी पंकज बाबू। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखो कोई नहीं, करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3 2 जा 6 py और इंटू p माइनस
2y इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, पी क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6 इंटू पी वाई की वैल्यू कितनी है जी 8 और p माइनस 2y की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 8। तो पी क्यूब माइनस 8y क्यूब, ये आ गया आपका 6 8 जा 48, 48 टू जा 96 इज इक्वल टू 8। पी क्यूब माइनस 8y क्यूब इज इक्वल टू 96 प्लस 8 इज इक्वल टू 104 एंड D इज द करेक्ट आंसर। D इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं है, a माइनस बी का होल क्यूब खोलना है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है भाई, ज्यादा कुछ बड़ी डील नहीं है। A chord of a circle of a length 6 centimeter and is at a distance of 4 centimeter from the center. Find the radius. हमें रेडियस निकालनी है। ठीक है जी, किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। जीवा क्या होती है, कोड यानी कि जो सेंटर से पास होकर ना जाती है। एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। वह केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि सेंटर से कितने की डिस्टेंस की दूरी पर है 4 सेंटीमीटर। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसे दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी कि व्हेन अ परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन ए कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इट्स डिवाइड द कोड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी कि ये आपकी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर और ये होगी आपकी रेडियस r। हमें इसमें क्या करना, रेडियस फाइंड करनी है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास क्या होगा ओ ए सी। ओ ए सी से क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओ ए सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, तो इसमें जो हाइपोटेन्यूस एच होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है। शर्त है कि ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो यहां अप्लाई करते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। r इज द 5 सेंटीमीटर। c इज द करेक्ट आंसर। c इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये छोटी सी दो बात है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम है और एक ये है कि अगर सेंटर से हम किसी कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो कोड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। Find the value of x in 5x minus 7 upon 3x is equal to 2। तो जिसका अपन कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं और यह क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 5x minus 7 is equal to 3 2 जा 6x, यानी 5x minus 6x is equal to 7, यानी minus x is equal to 7, x is equal to minus के 7। कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है। D is the correct answer। D is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 9 पा जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ a rhombus whose side is 6.5 centimeter and its altitude is 4 centimeter। सबसे पहली बात रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है।
तो रोम्बस एक ऐसी फिगर है ये क्या हमारा रोम्बस है, ठीक है। इसकी साइड देते हैं 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका हमें एल्टीट्यूड दे दिया कितना, एल्टीट्यूड दिया 4 सेंटीमीटर। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, उसका एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां पे हमारा एरिया क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस हमारा 6.5 है और हाइट 4 है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 2 26, यानी कि 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात आती है रोम्बस होता क्या है। रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल बट ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल भी क्या होता है 90 डिग्री होता है। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड तो इक्वल होती है लेकिन चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाओ। मैथ का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 20 सेंटीमीटर ईच। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी साइड कितनी दे दी 20 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी दे दी 20 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3/4 साइड कितनी दे दी 20 इंटू 20, 4 5 जा 20, 25 जा 100, यानी कि 100√3। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये था आज हमारे मैथ के 10 क्वेश्चंस जो बहुत ही आराम से बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताए गए होंगे। आई होप आप लोग कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उस पर भी मैसेज करके हमें अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। हम आपको अपने उस ग्रुप में आप लोगों के डाउट को जरूर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन बस शर्त है कि आप सीरियस होने चाहिए पढ़ने के लिए। अब इंग्लिश बातें हैं। पुराण्स आर एंसेंट संस्कृत टेक्स्ट। जो हमारे पुराण है, महाभारत है, गीता है, इन सब के साथ क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल द यूज होता है। द गीता, द महाभारत, द रामायण, द पुराण्स। तो पुराण के साथ आर्टिकल क्या यूज होगा, द। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या रखना आपको, जितने भी हमारे जो पुराण है, जो हमारे होली ग्रंथ है, जैसे रामायण है, महाभारत है, ठीक है, द गीता है, तो इन सब के साथ आर्टिकल क्या यूज होता है। He is not यूरोपियन by origin। अब हमें पता है जो वर्ड ए या वो मतलब वोवल से स्टार्ट होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो हमारे वोवल से स्टार्ट होते हैं ए ई आई ओ यू, उनके साथ हम आर्टिकल एन यूज करते हैं, आर्टिकल एन यूज करते हैं। यहाँ भी किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें आर्टिकल एन यूज करना चाहिए। लेकिन क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, आर्टिकल ए ही यूज होगा। क्योंकि जो यूरोपियन है, यूरोपियन की जो हिंदी मीनिंग बनती है वो ऐसे बनती है, और हिंदी में यह है हमारा वोवल नहीं है, यानी कि स्वर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फोनेटिक देखना पड़ता है, जो साउंड आ रही है फोनिक क्या आ रहा है इसका, ठीक है। तो ही इज अ यूरोपियन बाय ओरिजिन। His name was not the list, in the list, within list, on list या over list। इसके लिए आएगा in list। His name was not in list, उसका नाम लिस्ट में नहीं है। सपोज दैट सेंटेंस आता कि उसका नाम लिस्ट में टॉप पर नहीं है, His name was not on the top of the list, फिर क्या आता, on यूज होता। लेकिन ये लिस्ट में नाम एग्जिस्ट करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है he followed the order without a question। उसने जो ऑर्डर फॉलो करे बिना किसी क्वेश्चन के पूछे करे। ड्यूरिंग व्हाट टाइम, इसमें देने का टाइम पीरियड टू नहीं आने का, तो क्या आएगा, विदाउट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द एंटोनियम अपोजिट ऑफ द वर्ड एसिटिक।
एसेटिक क्या होता है? एक तरह से सन्यासी, साधु, यानी कि जो संसार के भोग विलास से दूर रहता है उसे क्या बोलते हैं? सन्यासी बोलते हैं। तो ऑस्टर क्या होगा? सन्यासी होता है, स्वीट मीठा, सोन खट्टा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये इसका सिनोनिम्स है। तो इसका जो हेडोनिस्टिक होगा, इसका अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड क्या होगा? हेडोनिस्टिक। यूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड निकालना है, HONOURABLE, ऑनरेबल। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंस्पिड। इंस्पिड क्या होता है? इंस्पिड का मतलब जो होता है आपका होता है टेस्टलेस, यानी जिसका कोई टेस्ट ना हो। टेस्टलेस, टेस्टलेस क्या होता है? जैसे हमारा वाटर, वाटर क्या है? ये भी टेस्टलेस है। ठीक है, वाटर के लिए टेस्टलेस यूज हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट कह रहा था प्लूरल फॉर्म ऑफ एल्युमिनस। एल्युमिनस क्या होता है? एल्युमिनस वो होता है कि जो यूनिवर्सिटी या डिग्री से कोई छात्र पढ़ के चला गया हो, उसे क्या बोलते हैं? एल्युमिनस। तो इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा एल्युमिनी। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 करा, अल्मा मैटर इज द प्लेस वेयर वन। अल्मा मैटर क्या होता है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अल्मा मैटर एक ऐसा वर्ड है, अल्मा मैटर एक ऐसा वर्ड है जहां किसी यूज होता है स्टडी के लिए। ठीक है, अल्मा मैटर इज द प्लेस वेयर वन स्टडी, यानी एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां बच्चे क्या होते हैं? पढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अल्मा मैटर। क्या बोलते हैं? अल्मा मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट व्हिच कंटेन एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 10 miles आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। देखने में आप लोगों को सेंटेंस सही लग रहा होगा, लेकिन 10 miles क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और आप लोगों को पता होगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर ही यूज होगी। तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। तो 10 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो आर के प्लेस पर क्या आएगा? इज आएगा। 10 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है जी, तो आज के हमारे इंग्लिश के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब बारी आती है जीएस की। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, कहेंगे मार्केट नीचे से कहां से आए निकल के, मैं बताऊंगा आपको कहां से आए नीचे से निकल के। ठीक है ना, तो आप लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो बता दे बच्चों को। अरे भैया आ जाओ यार, आ जाओ। अगर अधिकारी बनना है तो भाई दिखाना तो पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ बताओ जरा। देखो RMS, RIMC, सैनिक, NDA। देखो सर, मैं तो इन्हें पहले एक बार बता चुका हूँ, आपने भी कल बताया, डेली हम लोग बता रहे हैं। अब बात यह है कि ये कितना समझते हैं, कितने इस चीज को इंपोर्टेंस देते हैं। अगर देंगे तो जिंदगी में फायदा उठाएंगे, नहीं तो चल ही रहा है, चल ही रहा है देखो सबका। लेकिन आप ध्यान रखो, देखो RMS, RMC, सैनिक, NDA के लिए दोस्तों आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। कॉलेज में एडमिशन ओपन है और यहाँ रहते हुए आप लोग एजुकेशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। कक्षा 2 से लेकर 12 तक मजेदार पढ़ाई, खाना पीना रहना सब कुछ। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वॉलपेपर नहीं है, ये हमारे रियल में बिल्डिंग के फ्रंट का फोटो है। आप कैंपस आओ, कैंपस आकर विजिट करो, एक बार देखो। अब ये समझो कि ये वॉलपेपर बिल्डिंग का फोटो है, ये वॉलपेपर नहीं है, ये हमारे कैंपस का ही फोटो है। ये अपने बच्चा है, ये अपना ही बच्चा है। ठीक है, ठीक है, तो आप आओ। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चले भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बाबा GS स्टार्ट करते हैं। और हम लोग तैयारी क्या कर रहे हैं मैं आपको एक बार बता दूं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं श्री बालेराम जी स्मृति 7वीं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। ठीक है ना, स्थान फैजाम इंटर कॉलेज, नंगला हरेरू मवाना। हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इस टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो आपकी होनी है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो ये आपकी होनी है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं भैया। इसमें आप लोग मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोगों का कुछ टेस्ट पेपर हो चुके हैं और बाकी अभी होने बाकी है, तो आप लोग जरा देखिएगा। मैथ और इंग्लिश आपका हो चुका है। हम लोग GS की बात करते हैं। और अच्छा, कुछ कल का एक क्वेश्चन को लेके बड़ा ही डाउट में थे बाबा। आंसर इधर उधर लगाने में थोड़ा हो गया हो तो अलग बात है, लेकिन हमने लगाया 14 सितंबर 1950। ठीक है ना, लगाया हमने वही था। 14 सितंबर जो प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त। ठीक है ना, तो चलो आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी निम्न में से कौन सी नदी जो
कि प्रायद्वीप भारत में पूर्व की ओर बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी के बारे में बताना, हमको लगता है क्वेश्चन तो हमने करा दिया था एक बार पहले, दोबारा भी करा दे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये 3 नदियां आप लोग को ध्यान देना है। ये कहाँ की ओर बहती है? ये पश्चिम की ओर बहती है। और कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। ठीक है ना, अरब सागर में वो गिरती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी किसको कहा जाता है? नर्मदा को कहा जाता है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा है, लेकिन भारत की। ठीक है, पर यहां पूछा है, यहाँ पूर्वी नदी एक पूछा है, तो हम लोग बताएंगे महानदी। और दोस्तों महानदी पर हीराकुंड बांध है, हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो आप लोग याद रखेंगे, हीराकुंड है, याद रखना। चले आगे बताएंगे, निम्न में से कौन सा राज्य है भारत के सबसे पूर्व में स्थित है? आप लोग बताओ जरा, कौन सा स्टेट सबसे पूर्व में है, जहां पर सूरज सबसे पहले निकलता है? भैया बता दो, भाई बता दो, यार बता दो जल्दी से करके। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान देंगे। बाबा एक बात याद रखेंगे, सबसे पहले तो आएगा लद्दाख जो कि स्टेट नहीं है, उसके साथ में वही जम्मू कश्मीर जो कि स्टेट नहीं है, और उसके बाद आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। सबसे नॉर्थ का जो स्टेट है भारत का वो कौन है? हिमाचल प्रदेश। अगर हम लोग बात करें इंडिया में सबसे ऊपर से जो स्टार्टिंग होती है वो लद्दाख से शुरू होती है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश। साउथ में सबसे जो स्टेट है वो तमिलनाडु है। ठीक है, वेस्ट में जो है वो गुजरात है, और ईस्ट में जो है वो अरुणाचल प्रदेश। सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है? तो सूर्य सबसे पहले जो निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। सबसे पूर्व का स्टेट आप लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे उत्तर का बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा कोल कहलाता है, इंदिरा कोल। दक्षिण का क्या कहलाता है? कन्याकुमारी। ठीक है, फिर ये गुहार मोती कहाँ का? पश्चिम का कहलाता है गुहार मोती। और पूर्व का कहलाता है तिब्बत। उसके दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी इंदिरा पॉइंट भी है, बिल्कुल मोस्ट सबसे सुदूर दक्षिण में स्थित बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, मुख्य भूमिका सॉरी मुख्य भूमिका दक्षिण बिंदु जो है वो आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? लिटरेसी रेट जो बात की गई है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो भारत का जो लिटरेसी रेट है, भारत की साक्षरता कितनी है? 70.4%। ठीक है ना, किस राज्य का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? किस राज्य की साक्षरता सबसे ज्यादा है? तो अगर स्टेट की बात करें तो आप लोग बताएंगे केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ केरल का तो पूछा नहीं गया। फिर हम लोग बात करें यूनियन टेरिटरी, किसकी सबसे ज्यादा साक्षरता दर है? तो वो आप लोग बताएंगे, वो आप लोग बताएंगे भैया। ठीक है ना, लगाने में हो जाता है लक्षद्वीप। ठीक है ना, तो स्टेट में किसका लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? तो आप लोग याद रखेंगे लक्षद्वीप का। आगे देखो, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? आओगे मास्टर जी, रोज ही क्रिकेट का क्वेश्चन लेके आते हैं, क्रिकेट के बड़े संतोष ट्रॉफी भी ले आओ, कभी है तो भी लेके आएंगे। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आप लोग बताएंगे क्रिकेट से। ठीक है ना, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आप लोग याद रखेंगे क्रिकेट से। आगे, हाँ, निम्न में से प्रथम भारतीय जो नोबेल पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया। वैसे तो अगर देखा जाए तो इन सबको नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन पहला भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिनकी पुस्तक है गीतांजलि। आप लोग को याद रखना है गीतांजलि। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप लोग ये कह सकते हैं एशिया के प्रथम व्यक्ति भी जो है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो आप लोग को नाम याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, भारत का जो राष्ट्रीय गान है तो आप लोग को याद रखना है राष्ट्रीय गान भारत का, या फिर बांग्लादेश के आमार सुमार बांग्ला, या जनगण मन।
कि रचिता कौन है, भारत का राष्ट्रीय गान या दोस्तों राष्ट्रीय गान, अरे राष्ट्रीय गान लिखो मास्टर जी, है राष्ट्रीय गान भारत का और बांग्लादेश का। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है, अमार सुमार बांग्ला। ठीक है, तो ये दोनों भी किसने लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से किस देश में एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा। आप लोग जल्दी से करके कमेंट करके बताएंगे एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, चीन में, जापान में, फिलीपींस में या साउथ कोरिया में। जल्दी से करके बताएंगे कहाँ आयोजित किया जाएगा, चीन, जापान, फिलीपींस या फिर साउथ कोरिया। तो प्रश्न का आंसर सीधा सीधा लगाएंगे, ठीक है ना, कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, जापान में होंगे। ठीक है ना, ओलंपिक्स कहां हुए थे, पेरिस में हुए थे। आगे, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच का अंतराल क्या है। देखो ओलंपिक जो हमेशा संपन्न होते हैं ना, वो लीप वर्ष में ही संपन्न होते हैं। ठीक है ना, ओलंपिक हमेशा जो संपन्न होते हैं वो लीप वर्ष में संपन्न होते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। लीप वर्ष का मतलब जैसे अभी कब हुए, 2024 में संपन्न हुए, तो 24 क्या है, लीप ईयर है। 24 जो है लीप ईयर 2024 में संपन्न हुए। ठीक है, फिर कब होंगे, 2028 में संपन्न होंगे, फिर कब होंगे, 2032 में संपन्न होंगे, फिर कब होंगे, 2036 में संपन्न होंगे। हमेशा लीप ईयर में ही संपन्न होते हैं। ठीक है, और 4 साल के अंतराल में, चाहे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो चाहे शीतकालीन ओलंपिक हो, 4 साल के अंतराल में तो होते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, तो आप लोग ध्यान देंगे 2 वर्ष। मतलब जैसे अभी 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक संपन्न हुए थे, कहां पर हुए हैं, पेरिस में। ठीक है, और उसके बाद अब शीतकालीन ओलंपिक कब होंगे, 2026 में शीतकालीन ओलंपिक संपन्न होंगे। ठीक है, उसके बाद 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक संपन्न होंगे, फिर उसके बाद 2030 में शीतकालीन ओलंपिक संपन्न होंगे, फिर उसके बाद 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक संपन्न होंगे। ठीक है ना, फिर 2034 में शीतकालीन ओलंपिक संपन्न होंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच कितना समय का डिफरेंस होता है, 2 वर्ष का। और ओलंपिक कितने समय के अंतराल के बाद कराए जाते हैं, 4 वर्ष के अंतराल के बाद। इस बार कहां हुए थे, पेरिस। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे, पहला विश्व युद्ध कब हुआ भाई। ठीक है ना, तो पहला विश्व युद्ध जो कब समाप्त हुआ, तो पहला विश्व युद्ध जो शुरू होता है वो 1914 में शुरू होता है। समाप्ति की बात करें तो 1918 में समाप्त हुआ। पहले विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे वो कौन कौन थे, तो मित्र राष्ट्र आप लोग को याद रखना, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, और इनके साथ बाद में अमेरिका भी जुड़ता है। और दूसरे वाली कंट्रियां कौन कौन सी थी, तो इटली, जर्मनी, ठीक है ना, इसके अलावा ओटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये एक और थे। तो ये पहला वर्ल्ड वार जो था, यहाँ आप लोग को ध्यान रखना है, प्रथम वर्ल्ड वार जो है वो इनके बीच हुआ और उपनिवेशवाद को लेकर हुआ, और समाप्त कब हुआ, तो 1918। द्वितीय वर्ल्ड वार जो होता है वो कब हुआ, द्वितीय वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 के बीच। ठीक है ना, उसमें भी एक और मित्र राष्ट्र रहे और दूसरी ओर ध्रुवी राष्ट्र रहे। ध्रुवी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, ठीक है ना, ये थे, और एक और कौन रहे, मित्र राष्ट्र रहे। आप लोग को ध्यान देना है, निम्न में से कौन सा सबसे हल्का धातु है। ठीक है ना, सबसे हल्की धातु का नाम बताएंगे, जिंक है, लिथियम है, या प्लेटिनियम है, या सोना है। तो जिंक, हाँ, जो लिथियम है वो सबसे हल्की धातु के तौर पर कहलाई जाती है। वही प्लेटिनियम, और इसके अलावा कई कई ऑस्मियम भी लिखा होता है, ऑस्मियम, और ये दोनों सबसे भारी धातु के तौर पर आती है, सबसे हैवी भारी धातु के तौर पर। ठीक है ना,
ऑस्मियम और ये। बाकी लिथियम आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे हल्की धातु है। ठीक है, भारत में सोने का भंडार सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सोने का भंडार जो है सबसे ज्यादा भारत में वो कहां पर है? वो कर्नाटक में। आपको याद, कर्नाटक के बारे में याद रखें कि सोने की खान, कोलार खान जो कि सोने के लिए, गोल्ड माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है, वो कर्नाटक। आपको पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है? किन दो सागरों को आपस में पनामा नहर जोड़ती है? आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, पनामा नहर किनको जोड़ती है भाई, ये वाली बात आप लोग को क्लियर रखनी है। ठीक है ना। और 3 नहर बताऊंगा मैं आपको, जो आपको 3 कैनाल के बारे में बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। ठीक है ना, 3 कैनाल के बारे में आपको मैं बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। जैसे स्वेज कैनाल, इसको किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है दोस्तों याद रखेंगे, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, पनामा नहर। पनामा नहर क्या करती है? तो अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर, प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो पनामा नहर क्या करती है? अटलांटिक, अटलांटिक भी लिखा हो कोई दिक्कत की बात नहीं, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है ना, ये रहा अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, इन दोनों को जोड़ता है पनामा नहर। ठीक, और सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसके अलावा एक कील नहर और भी आपसे पूछ सकता है, कील नहर और भी आपसे पूछ सकता है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन जोड़ती है? तो कील नहर। आप लोगों को ये भी याद रखना है। चले जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित में से विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की लेक बाबा, मीठे पानी की लेक। मीठा पानी, चीनी घुला हुआ है, सीधा रसना लेके जाओ, शरबत बना लो है। ऐसा दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो जल्दी जल्दी से बताएंगे, मीठे पानी की लेक बहुत तेजी से बताओ कौन है? ग्रेट बियर लेक, सुपीरियर लेक, ऑरिड लेक या ग्रेट साल्ट लेक? तो भाई साल्ट वाली काहे को हो जाएगी, हटाओ यार इसको। सुपीरियर झील जो है ये संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भैया ये भी बताए, वुलर झील। तब आंसर क्या देंगे? वुलर झील। फिर उसके बाद में खारी झील जो भारत में सबसे बड़ी है, खारी झील सॉल्ट वाटर वाली, तो हम लोग बताएंगे इंडिया की कौन है, भारत की बताएंगे सांबर झील। सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। तो आप लोगों को ये ध्यान, खारे पानी की सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी? सांबर। कल 450 तो मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी से शेयर करके कल 400 पहुंचा दो मेरे प्यारे मित्रों। और 400 होते आप जल्दी से आओ। 400 होने के बाद जो सीधा एकेडमी में पहुंचेगा उसको पक्का मेरी ओर से ट्रीट, 400 पे ट्रीट दे रहे मास्टर जी, 1000 पे नहीं 400 पे। मास्टर जी 400 पर ही ट्रीट दे रहे, 1000 की तो बात ही नहीं है। और जो एकेडमी पहुंचेगा एकदम उसके लिए समोसा, 2 रसगुल्ला, 1 कोल्ड ड्रिंक, और पूरा कैंपस घुमाऊंगा। ठीक है ना। अब कैंपस की ये वाली बिल्डिंग में आपको दिखाऊंगा जहां छोरा खड़ा होगा, इसके पीछे फिर आप कहोगे वाह गुरुजी मजा आ गया है। फिर आप कहोगे वाह गुरुजी मजा आ गया। कैंपस के पीछे वाली जो ये बिल्डिंग है पूरा नजारा देखने को आपको मिलेगा, जहां आप बिल्कुल एकदम आरएमएस की तैयारी कर सकते हैं, आरआईएमसी की तैयारी कर सकते हैं, सैनिक की तैयारी कर सकते हैं, और एनडीए के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और नए सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, क्लासें चल जाएगी नए सेशन की जनवरी से। रजिस्ट्रेशन ओपन भी हो चुके हैं। और भैया कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर तो है ना इसके नीचे, आपके नीचे कोई
सॉरी, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है ना। तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर पे देख सकते हैं 7302709409 सिसोली रोड मेरठ, ठीक है। यहीं पर हॉस्टल फैसिलिटी है, बाकी रहना खाना पीना सोना सब यहीं पर है, ठीक है। तो आप आओ भाई, रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग हो चुके हैं। और एनडीए के लिए मैं रोज बता रहा हूँ, एनडीए के लिए 30 सीटें हैं, 5 उसमें से रजिस्टर्ड हो चुकी है, अभी 25 खाली, 5 रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लेट हो जाएंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर आप लेट हो गए तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया आप हो गए लेट। तो सुपीरियर लेक के बारे में बात हो रही थी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सांबर लेक भारत में खारी, संसार की सबसे खारी झील कौन सी है, तो आप लोग याद रखेंगे संसार की सबसे खारे पानी की झील, ठीक है ना। इसका आंसर सुपीरियर है। संसार की सबसे खारे पानी की झील, संसार की सबसे खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, तो आप लोग क्या बताएंगे, वान झील तुर्की में, वान झील तुर्की में, ठीक है ना। और फिर संसार की सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील, ये भी क्वेश्चन हो जाता है, तो उसका आंसर है बेकाल झील। क्या है, बेकाल झील। बेकाल झील जो है वो संसार की सबसे गहरी झील है। तो संसार की सबसे मीठे पानी की लेक कौन सी है, सुपीरियर लेक। और संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील। आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बताएं, निम्न में से कौन सबसे ऊंचा डैम है, आप लोग बताओ, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, आप लोग इसके बारे में बताएंगे, जल्दी से बताओ कौन है। रिहांड डैम भारत का, विच इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, रिहांड। रिहांड मतलब रिहंद बांध, रिहांड मतलब रिहंद डैम है यूपी में, रिहंद बांध ये यूपी में है, ठीक है ना। टिहरी डैम, मैट्यूर बांध, मैट्यूर बांध कहते हैं इसको, या सरदार सरोवर डैम। जल्दी से बताए तो इसका आंसर क्या आएगा, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड और भगीरथी, भगीरथी प्लस भिलन गंगा नदी के संगम पर है, भिलन गंगा नदी, भगीरथी और भिलन गंगा नदी के संगम पर है, आप लोगों को ध्यान देना है। चलो आगे फिर बताएंगे, विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है, जहां पर गर्मी ज्यादा रहती है, अफ्रीका, साउथ एशिया, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो सहारा मरुस्थल कहां पर है, अफ्रीका में, आंसर इसका अफ्रीका लगाएंगे, जहां पर क्या है, सहारा डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल है, जो कि संसार का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल भी है, सबसे बड़ा डेजर्ट के तौर पर जाना जाता है, सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल के तौर पर जाना जाता है मेरे दोस्त, ठीक है ना बच्चे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चले आगे बताएंगे भाई, चैनल को सब लोग एक बार जरूर पक्का सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कल तक एकदम सीधा 400 टच हो जाना चाहिए भाई मित्रों, ठीक है ना। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत क्या करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन लेयर जो है O3 के बारे में मैंने बात भी कर ली, और ओजोन परत जो है वो कहां पर है, ओजोन परत जो है मेरे दोस्त, ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में है, समताप मंडल में है, ठीक है ना। और ओजोन लेयर क्या करती है, O3 पराबैंगनी किरणें जो होती है सूर्य की, उनको पराबैंगनी किरणें जो है सूर्य की, पराबैंगनी किरणें जो है सूर्य की, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट रेयों को क्या करती है, अर्थ पर आने से रोकती है। और प्रतिवर्ष 16 सितंबर जो है वो ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। प्रतिवर्ष 16 सितंबर जो है वो ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 5 जून के बारे में बात करेंगे तो पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 5 जून,
5 जून जो है वो प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस। इसी दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है आप लोग याद रखें, ठीक है? 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ओरिजिनल संविधान में तो 14 भाषाएं थी। मूल संविधान जिसको ओरिजिनल संविधान में कह रहा हूं, मूल संविधान जिसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कह रहा हूं, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, जिसको मूल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो मूल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात करें तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और जब मूल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस समय कितनी लैंग्वेजेस थी? 14 भाषाएं। अभी वर्तमान समय कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं आप लोग को ध्यान रखना है। अनुसूची 8 जो संविधान की है, अनुसूची 8 शेड्यूल 8 का संबंध किससे है? लैंग्वेज से है। जो ये लैंग्वेज है इनका संरक्षण कौन करती है? भारतीय सरकार, ठीक है? आगे, भारत के कौन से राज्य को पूर्ण रूप से रासायन मुक्त या ऑर्गेनिक होने का सर्वप्रथम गौरव प्राप्त है? आप लोग बताओ जरा, ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है भारत का? तो द फर्स्ट इंडिया स्टेट गो टू कंप्लीटली ऑर्गेनिक, जहां पर रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता, पूर्णतः जैविक खाद, पूर्णतः जैविक उर्वरक के आधार पर, जैविक फर्टिलाइजर के आधार पर ही खेती की जाती है। गोबर की खाद लगो चाहे कुछ भी लगो, कोई भी ऐसा रासायनिक खाद प्रयोग नहीं होती। तो ऐसा भारत का फर्स्ट स्टेट कौन सा है? सिक्किम जो है ये भारत का पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक स्टेट के तौर पर जाना जाता है, ठीक है ना? आगे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है मेरे दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 21 जून जो है वो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। कहेंगे मास्टर जी जोर आ गया है एकदम, भैया ये तो हो ही जाता है, ऊर्जावान हो गए। 22 अप्रैल जो है पृथ्वी दिवस के तौर पर है। निम्न में से कौन सी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस है जो वायुमंडल में विद्यमान है? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन द केमिकल इनेक्टिव गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? तो आप लोग बताओ, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है? यहां आप लोग ध्यान देंगे, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस मिलती है वो कौन सी है? 78% नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? तो फर्स्ट नंबर पर तो ये हो गई, सेकंड नंबर पर कौन मिलती है वायुमंडल में? ऑक्सीजन 20.98%। कई कई राउंड फिगर लिखा होता है 21%, कई कई राउंड फिगर लिखा होता है 21%। आप लोग याद रखेंगे, राउंड फिगर कई कई 21% पूरा लिख देते हैं इसको। और उसके बाद फिर आती है ऑर्गन, 0.90% के आसपास, 0.3%, और ऐसे 0.30% के आसपास हो गए कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ऑर्गन है, ऑर्गन किस प्रकार की गैस है? तो ऑर्गन जो है वो इनेक्टिव गैस है, निष्क्रिय गैस, इनेक्टिव गैस है, निष्क्रिय गैस है जो वायुमंडल में है। इसके अलावा और भी है, क्रिप्टॉन है, जेनोन है, हीलियम है, ठीक है। तो वायुमंडल की सबसे, देखो अब यहां पर याद रख रहा है, अगर पूछे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है, तो सर्वाधिक मात्रा में अगर आपसे पूछे गैस वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर, तो सबसे पहले बताएंगे नाइट्रोजन, उसके बाद बताएंगे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पर बताएंगे ऑर्गन, और फोर्थ नंबर पर बताएंगे CO2। CO2 को ही जीवाश्म गैस कहते हैं। जीवाश्म गैस किसको कहा जाता है, या ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं, जो गर्मी पैदा कर रही है। जो आप लोग फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं, कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, उपले, ऐसी कुछ चीजें जलाते हैं,
उसका यूज जब करते हैं तो वायुमंडल में जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी है, वो CO2 है। इसको फॉसिल गैस कहते हैं, ठीक है ना। और इसे ग्रीन हाउस गैस के तौर पर भी जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, भूमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। सर्वाधिक योगदान जो भूमंडलीय ऊष्मन में, वो जो सर्वाधिक योगदान है वो किस गैस का है, तो वो CO2 का ही है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ऊष्मन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। आप लोग को ध्यान रखना है। चले, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस किसको कहते हैं, हाइड्रोजन को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य देने वाला आर्टिकल जो इसे सन 2019 में समाप्त निरस्त कर दिया गया, ठीक है ना, वो कौन सा आर्टिकल, which is the article was suspended to in 2019 that give the special status to जम्मू कश्मीर। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था इससे, लेकिन वो समाप्त हो चुका है 2019 से। तो उसका नाम क्या है, आप लोग को ध्यान देना है, आर्टिकल 370, ठीक है ना। लेकिन पूर्णतः निरस्त नहीं हुआ है, अभी भी एक चीज बना हुआ है। आप लोग याद रखिए कि आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था, स्पेशल राज्य। इसके तहत जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान भी था, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधान समाप्त कर दिए गए, पूरा आर्टिकल 370 समाप्त नहीं हुआ है। आर्टिकल 370A आज भी है, 370A आज भी है, जो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का अभिन्न अंग है। तो आर्टिकल 370A कहता है अभिन्न अंग है। ये कैसे समाप्त हो जाएगा, ये तो अभी भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। आगे बताएं, डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, शैल के द्वारा, विषाणु के द्वारा। तो ये तो सीधा सा आंसर है यार, लगा दो, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। वायरस जो है वो डेंगू बुखार के लिए उत्तरदायी होती है, और मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया। और वो भी प्रोटोजोआ कौन सा है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है मलेरिया की बीमारी। जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, जिस भाषा में शासन का कामकाज किया जाए वो लैंग्वेज क्या कहलाए, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा या उपभाषा। यहां से हिंदी शुरू हो चुका है, हिंदी लगाएगा बिंदी आपके ऊपर अगर आप तैयारी नहीं करेंगे। तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, उपभाषा। तो आप लोग याद रखेंगे, जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे राजभाषा कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। और हिंदी जो है, हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा। लेकिन जब मोदी जी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या उड़िया लैंग्वेज वाले स्टेट में जाते हैं तब इस बात को नहीं कहते कि हिंदी देश की राजभाषा होनी चाहिए। जो स्वर मुख एवं नाक से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो स्वर मुख एवं नाक से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आप लोग बताओ जल्दी से, वो क्या कहलाएंगे। बहुत तेजी से आंसर दिया जाए भैया। जो स्वर नाक और मुख से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नाक और मुख से बोले जाने वाले स्वरों को क्या कहा जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएं, बहुत तेजी से बताएं। जैसे अंग, अंगूर, अंकी वृद्धि वाला जो है तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अनुनासिक। वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं अनुनासिक, जिनका यूज नाक से, जिनका उच्चारण नाक से आता है। अंग, अंगूर, आपने बोला अंगूर, अंकी बिंदी वाला लगा, तो ये क्या है, ठीक है ना, ये नाक से आएगा निकल के, तो ये क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है, जिनका उच्चारण करते समय आपका ध्वनि जो है वो नाक के माध्यम से निकल कर आती है। जैसा करोगे भरोगे, क्या भरोगे भैया, है, जैसा करोगे भरोगे,
क्या भरोगे रे, जरा बताओ तो सही। जैसा करोगे भरोगे, वैसा भरोगे, वही भरोगे, तैसा भरोगे, सो भरोगे। बताओ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो प्रश्न में आंसर क्या लगेगा, वैसा लगेगा। ठीक है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फिर दोस्त, ए विकल्प आएगा। खालिस्तान में क्या आएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे है। ये आप लोग याद रखें। फिर जो शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो मैं जो इस समय कार्य कर रहा हूं, पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। ठीक है ना, तो जैसे आपको मैं लिख देता हूं, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं या मेरा जा रहा, जाने का काम कर रहा है। तो राम क्या है, कर्ता। ठीक है ना, जाने वाली बात क्या होगी, ये क्या है, क्रिया। राम क्या क्रिया कर रहा है, कर्ता क्या क्रिया कर रहा है, कर्ता मतलब ये संज्ञा। ये क्या क्रिया कर रहा है, इसका क्रिया क्या है, जाना। और मेरठ को, ये क्या है, ये कर्म। इसके जाने की का जो असर पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, वो मेरठ पर पड़ेगा। तो यहां क्रिया क्या कराती है, क्रिया क्या कराती है, वे शब्द जो कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, टीचिंग, क्या काम चल रहा है, टीचिंग। टीचिंग क्या है, टीचिंग आपका एक्टिविटी है। ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। जिस समाज के दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। समास का मतलब क्या होता है, समास किसको कहा जाता है, जिसमें दो शब्दों का मेल हो। ठीक है ना, दो शब्दों का मेल हो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और जिस समास के दोनों पद ही प्रधान हो वो कौन सा समास कहलाता है, आप लोग को ध्यान देना है। जिस समास के दोनों पद ही प्रधान हो उसे क्या कहा जाएगा। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, उसे कहेंगे द्वंद्व समास है। यहां क्या लगाएंगे आंसर, द्वंद्व समास। क्या है, दोनों पद प्रधान है, उसको कहा जाता है द्वंद्व समास। ये आप लोग मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है, भैया मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति हो। जिसके मन में क्या है कि भगवान मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जो केवल मोक्ष चाहता है, तो मोक्ष की इच्छा कराने वाला क्या कहलाता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ठीक है ना, मोक्ष की इच्छा वाला, तो उसे क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। क्या है, मुमुक्षु, आप लोग को ध्यान रखना, मुहावरा है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। चले, बहुत बढ़िया। मुहावरा शब्द किस भाषा से लिया गया, हम मुहावरा ही देख रहे हैं, और मुहावरे शब्द को ही किस भाषा से लिया गया, हिंदी से लिया गया, अरबी से लिया गया, फारसी से लिया गया। तो जल्दी से बताने का प्रयास करें, क्वेश्चन को थोड़ा सही से पढ़ ले, हम आगे से हट गए इसीलिए। तो किस भाषा से लिया गया भाई, तो हिंदी में, ये हिंदी भाषा का तो शब्द है ही नहीं, ये अरबी भाषा से, अरबी शब्द है मुहावरा। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, अरबी शब्द है, जिसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। चलो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। महिला अगर कोई कहीं जा रहा है, पुरुष अगर कोई कहीं जा रहा है, तो वो क्या होता है, वो अलंकृत होता है, वो आभूषण पहनता है। वैसे ही काव्य में को भी आभूषण पहनाए जाते हैं, अलंकृत किया जाता है, जिससे काव्य की शोभा बढ़े। काव्य की शोभा बढ़ाने वाली चीजें क्या कहलाती है, अलंकार कहलाती है। उनको क्या कहते हैं, अलंकार कहा जाता है, जो काव्य की शोभा बढ़ाए, अलंकार। रामचरितमानस किसकी रचना है, तो मैं हिंदी में भी, जीएस में भी आपको कराया। रामचरितमानस किसकी रचना है, तो बाबा तुलसीदास की। और रामायण किसकी रचना है, रामायण किसकी रचना है, रामायण जो है वो वाल्मीकि की रचना है। रामायण किसकी रचना है मेरे दोस्त, तो रामायण जो है वो वाल्मीकि की रचना है। और रामचरितमानस जो है
वो किसकी रचना है? वो तुलसीदास की रचना है। आगे देखो, लाल बत्ती होते ही साथी सभी गाड़ियां रुक गई, इस वाक्य में भाषा का कौन सा रूप है? लाल बत्ती होते ही सभी गाड़ियां रुक गई, इस वाक्य में भाषा का कौन सा रूप है? जरा बहुत तेजी से करके बताओ भैया, बहुत तेजी से करके बताएंगे। लाल बत्ती होते ही सभी गाड़ियां रुक गई, मतलब गाड़ी कोई जा रही है, तो लाल बत्ती ने क्या कहा? गाड़ी जा रही है, यहाँ खंबा लगा हुआ है और ये आपका रोड है और यहाँ सिग्नल है, और इस सिग्नल के पास में यहाँ हो गई लाल बत्ती, तुरंत यहाँ हो गई लाल लाइट, तुरंत रेड लाइट हो गई, ग्रीन नहीं रेड लाइट। जब आप मेरठ में एंट्री करते हैं साकेत चौकले पर, तो एंट्री कर रहे हैं तो बड़ा रेड लाइट हो गई, और गाड़ी आते आते क्या हो गई? एकदम रुक गई भाई, गाड़ी यहाँ रुक गई। जब तक यहाँ पर रेड नहीं होगी, रेड की जगह ग्रीन नहीं होगा, गाड़ी चलेगी नहीं। तब तक नहीं चलेगी जब तक यहाँ पर ग्रीन नहीं हो जाता। तो अब रेड लाइट में क्या लिखा हुआ था? चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, सांकेतिक भाषा। आपको पता, आपको संकेत हो गया। इसको क्या कहते हैं? सुन ध्यान से, मैं कह रहा हूं सुन ध्यान से, मैंने ऐसे इशारा करा, आप तुरंत उठकर आए मेरे पास, उठते तुरंत आ गए, इसका मतलब क्या है? ठीक है ना? सब देखो, हमारे एडिटर महोदय तुरंत हमारे पास आ गए, वो हमारे सांकेतिक भाषा को समझ रहे कि मास्टर ये बुला रहे हैं, ठीक है ना? तो ये संकेत है, ये क्या है? ये सांकेतिक भाषा। ठीक, तो आप लोग को ध्यान रखना है सांकेतिक भाषा। आप लोग बच्चा पार्टी, हम लोग किसके लिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं? आपको बहुत काम आएगा, आपको बहुत जगह काम आएगा। आप कोई भी आगे भविष्य में जाएंगे तो याद करेंगे कि उज्जवल एकेडमीज ने आपके लिए प्रैक्टिस कराया, तो आगे फ्यूचर तक आपको आप मेरे साथ एक बार, हमारे साथ एक बार, आप कब तक? जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक आप बने रहो। 17 नवंबर 2024 तक अपने आसपास के क्षेत्र के जितने भी आपके यूपी पुलिस वाले हैं सबको भमोड़ लेंगे, आप सबको पकड़ लेंगे। यहाँ सुन भैया जी, जरा सुनना जरा भैया जी, द्वंद्व समास बता रहा क्या होता है? एकदम छठी क्लास का बालक बड़ा ही हवाओं में एकदम चौंक जाएगा। तो पढ़ाई करते रहे भैया, ठीक है ना? श्री बालेराम जी की स्मृति में 7वीं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो फैजाम इंटर कॉलेज में संपन्न होगी 17 नवंबर 2024 दिन रविवार, आप लोग जरूर जुड़े इससे। और यहाँ पर आप लोग बताएं, हम आपको, आप लोग आ सकते हैं उज्जवल एकेडमीज में। ये एकेडमी का हमारा जो कैंपस है, ये पीछे जो कैंपस की बिल्डिंग है, ये कैंपस का ग्राउंड है, इधर एंट्री गेट है, इधर बच्चे बैठ के खेलते वेलते हैं, बास्केटबॉल वाला एरिया है, ठीक है? तो आप कैंपस में आओ, विजिट करो भैया। और यहाँ रहते हुए आप लोग तैयारी कर सकते हैं, आरएमएस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना? आरआईएमसी स्कूल से जाने के लिए, या आरएमएस स्कूल में जाने के लिए, या सैनिक स्कूल में जाने के लिए, या एनडीए स्कूल में आपको जाके पढ़ना है, कि ये वो स्कूल है जहां पे एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस करना पड़ता है, ठीक है ना? एनडीए में नहीं, ये वाले स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी और सैनिक, इन स्कूलों में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। बहुत अच्छे स्कूल है, सेना के जुड़े हुए स्कूल है, गजब एकदम। और आरआईएमसी की तो बात ही कुछ और है। इसमें टोटल 32 सीटें होती है, 32 सीटें, 32 बच्चे लेते हैं एडमिशन में। यूपी के लिए 3 सीटें अलाउड है, 3 बच्चों की। अब देखो कितना कंपटीशन होता है, ठीक है? तो आप आओगे ना, तो अगर कोई बच्चा यहां से पढ़ के निकल रहा है तो ये मान लो उसका एनडीए एकदम क्लियर। और आप सोच रहे भैया आप तो 9th में, हम क्या करें? आप चाहें तो उज्जवल एकेडमी में भी एडमिशन ले सकते हैं एनडीए की तैयारी के लिए। अब यहाँ एडमिशन आप लेंगे तो आपके स्कूलिंग के साथ आपको एनडीए की तैयारी कराई जाएगी। आप 9th क्लास से एडमिशन ले तो 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से एनडीए के हिसाब से प्रिपेयर कराया जाएगा। चाहे आपका इंटरव्यू का सेशन हो, चाहे आपका, आप कह सकते हैं हम लोग एसएसबी वाला पार्ट हो, चाहे रिटिन वाला पार्ट हो, वो बहुत अच्छे से चलेगा। साथ साथ इसके साथ आपकी स्कूलिंग भी अच्छे से होती रहेगी। दोनों चीजें, दोनों क्लासेस साथ साथ चलती है और पूरा शेड्यूल रहता है 8 से 10 घंटे का। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई चलती है। यही समय मेरे दोस्त, निकलो घर से, मम्मी पापा को लेके आओ, कैंपस विजिट करो, तब पता चलेगा सारी बातें। बस अब आपके पास एक टारगेट है बिल्कुल वो टारगेट तो आपको पूरा करना पड़ेगा। कल तक आपको 400 कम से कम पहुंचाओ भाई, सब लोग 400 तक पहुंचाओ।
ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 390 एकदम पहुंचा दिया। कल बचा पार्टी, कल इसको कम से कम 400 होना चाहिए। तो फिर कल मिलते हैं, विदा दीजिएगा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और शुभ रात्रि मेरे प्यारे।